वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगी। आज से फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री की हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक कवर कराएंगे विथ एमसीक्यू। तो इसलिए आप जो है रेडी हो जाइए एमसीक्यू के साथ मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने के लिए। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देखिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एसएससी के देखिए, या फिर रेलवे के देखिए, या फिर अदर भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जीके पोर्शन होता है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। अच्छा, तो इस संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि जब जो है भारत की खोज हुई तो क्या इसके पहले एशिया और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे या फिर नहीं थे। जब 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई, क्या तभी से व्यापारिक संबंध भारत और यूरोप के मध्य स्टार्ट हुए या इसके पहले भी यूरोप वासियों का भारत से व्यापारिक संबंध था। इसी के संदर्भ में आगे हम बात करेंगे और किस प्रकार से कंपनियां जो है एक के बाद एक आती रहीं और व्यापारिक संबंध के साथ साथ मीन्स व्यापार करने के उद्देश्य से आती और कैसे राजनीतिक सत्ता भी हथियाने की कोशिश करती। इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर हम ध्यान देंगे और जो फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम देखेंगे और एमसीक्यू के साथ साथ आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एशिया और यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत ही पुराने हैं, यानी कि प्राचीन काल से थे। यूनानियों के समय से ही भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे, लेकिन इसके बाद ऐसा होता है जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और उसके साथ साथ कुस्तुनतुनिया पर भी विजय प्राप्त कर ली। तब क्या होता है कि यूरोप का और भारत का जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि जो इनके व्यापारिक रास्ते थे उस पर इन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिनकी वजह से उन्हें व्यापार करने में दिक्कत महसूस होने लगी। जितना प्रॉफिट उन्हें होता था उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं होने लगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और अरब वाले जो थे उन्होंने अरब सागर से जाने के लिए मना कर दिया, तो जिसकी वजह से ये स्थल मार्ग और ये जो दो समुद्री मार्ग ज्ञात थे जिनसे आवागमन होता था, इन दो मार्गों पर तो मतलब अरबों का आधिपत्य हो गया। इसी वजह से वहाँ से यूरोपवासी व्यापार करने में असमर्थ हो गए। तब उन्हें भाई भारत तो मसालों का बाज़ार था और इधर जो है मीन्स इसे स्पाइस लैंड भी इस एरिए को कहा जाता था, पूर्वी एरिए को। इसलिए उन्हें स्पाइस लैंड से भाई स्पाइस चाहिए था, मसाले चाहिए थे, तो व्यापार तो करने ही थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर पृथ्वी गोल है तो अगर हम समुद्र के जरिए खोजने की कोशिश करें तब भी तो भारत को खोज लेंगे। इसी चक्कर में उन्होंने भारत की खोज स्टार्ट की। जैसे भी आप देखिए, एक जनरल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हम जैसे अभी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमारे एक नाका चुंगी या फिर कह लें कि जो टोल प्लाज़ा पड़ता है, तो वहाँ पर हमें कुछ पैसे देने होते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को बचाने के लिए, यानी कि उस टैक्स को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि कहीं अगल बगल उस एरिया के गांव से ही होकर निकल लेते हैं, जिससे क्या होता है वो टैक्स से बच जाते हैं। तो बस यही उद्देश्य यूरोप वासियों का था, यानी कि वो सोचते थे कि हमारा टैक्स भी बच जाए और हम सुचारू रूप से अपना व्यापार भी कर पाएँ। उस टाइम पे ये स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों वही आपसी संघर्ष में मतलब अपने आप को स्वतंत्र महसूस किए थे या स्वतंत्र हुए थे, इसलिए
उनके अंदर थोड़ा सा साहस हो गया था कि हाँ, हम कुछ साहसी कार्य कर सकते हैं, और इसी उत्साह को लेकर वो निकल पड़े। तो सबसे पहले स्पेन का निवासी कोलंबस निकलता है भारत की खोज करने, लेकिन वो पश्चिमी एरिया में चला जाता है, जिससे वो किस जगह की खोज कर देता है, अमेरिका की। फिर उसके कुछ समय बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जी निकलते हैं। ये निकलते हैं पुर्तगाल से, और ये केप ऑफ गुड होप होकर, मीन्स जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ से होते हुए और फिर हिंद महासागर से होते हुए कहाँ आते हैं, कालीकट, यानी कि भारत पहुँचते हैं। इस तरीके से ये भारत की खोज करते हैं। अच्छा, तो क्या पुर्तगाल से सबसे पहले पुर्तगाली मीन्स वास्को डी गामा ही निकले और सीधा भारत आ गए? इसके पहले भी कोई आया था? तो हाँ, इसके पहले बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक पुर्तगाली, जिन्होंने हिम्मत जुटाई कि भारत की खोज करें, उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो यहाँ तक आए। मीन्स अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, उत्तमासा अंतरीप या फिर केप ऑफ गुड होप, ये सभी एक ही नाम है। इसे पहले तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता था। तो यहाँ तक वो हिम्मत दिखाए आए, लेकिन इसके बाद वहाँ तूफान वगैरह उठने के कारण उनकी जो जहाज़ थी वो पूरा घूम गई, जिसकी वजह से वो डर गए और वो वहाँ से पुनः वापस हो लिए। तो इसलिए सबसे पहला पुर्तगाली जो भारत आया उसका नाम था वास्को डी गामा। अब आगे इसी के बारे में हम विस्तृत में देखेंगे। वास्को डी गामा जब उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए हिंद महासागर में पहुंचा, तब वहाँ पर एक गुजराती अब्दुल मजीद, जिसका नाम था, वो मिला। उसने ही उसे कालीकट तक पहुंचाया। मीन्स उसने ही उसे रास्ता दिखाया कालीकट जाने का, कालीकट तक उसने पहुंचाया। और वहाँ का जो एक बंदरगाह था जिसका नाम था कप्पक कडाबू, वहाँ पर उसने अपना बेड़ा उतारा। वास्को डी गामा ने अपनी जो है जहाज़ थी उसे वहाँ पर साइड में लगाया। इसके बाद वहाँ पर एक हिंदू शासक थे जिनको जमोरिन नाम दिया गया था। उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किया। बहुत भव्य का मतलब समझ ही रहे हैं कि इतना बड़ा स्वागत कर दिया कि इसके बाद वो जाने का नाम ही नहीं लिया। मीन्स ये है कि जब वो यहाँ पर 3 महीने तक रुका और इसके बाद जब यहाँ से जाने लगा, तब उसने जो यहाँ से मसाले और सारी चीज़ें जो खाने पीने की और सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, ये सब जब वापस लेकर गया, तब वहाँ पर उसने पुर्तगाल में इसे 60 गुना अधिक दाम पर बेचा। मीन्स इसने अपनी यात्रा व्यय पूरा आने जाने का खर्चा सब कुछ निकाल दिया, इसके बाद भी इसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। अब बताइए, जिसे इतना लाभ प्राप्त होगा वो फिर दोबारा आने की कोशिश करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो इसलिए वास्को डी गामा फिर से आने के लिए प्रयास किया, या पुर्तगाल के शासक ज़्यादा जो है इसकी तरफ झुके कि हाँ भाई, यहाँ पर जब इतना लाभ है तो वहाँ पर हम अपने और ज़्यादा जो है व्यापारियों को भेजते हैं और ज़्यादा लाभ कमाएं। इसलिए उन्होंने दूसरी बार जब भेजा, तब जब दूसरा खेमा आया, यानी जब दूसरा अभियान आया पुर्तगालियों का, तब आया पेड्रो अल्बरेज केब्रल, जिसका नेतृत्व करता ये था पेड्रो अल्बरेज केब्रल। नाम याद रखिएगा। ये कब आया? ये 1500 ईस्वी में आया। ये 1500 ईस्वी में आया। और जो पुर्तगाली जब मतलब वास्को डी गामा आया था, तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन याद की रहिए कि सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। उसको रास्ता किसने दिखाया था कालीकट तक पहुंचने का? तो एक गुजराती था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और वो किस बंदरगाह पर आया था? तो कालीकट के कप्पकडाबू बंदरगाह पर। स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। ये पूरा जो मैप है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरा यात्री मैंने बता दिया कि पेड्रो अल्बरेज आया है। पेड्रो अल्बरेज के बाद
पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बाद पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आता है। यानी कि दोबारा पुर्तगाली वास्को डी गामा आएगा भारत। अब जब वो दोबारा आता है, फिर इसने यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टेबल की। एक फैक्ट्री जो स्टेबल की वो कहाँ पर की? कोचीन में। कोचीन में इसने 1502 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्टेबल की। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा जो अब एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो वो कितनी बार भारत आया है? 3 बार। सबसे पहले आया है 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में, तीसरी बार 1524 ईस्वी में। तो अब 1524 ईस्वी में जब आया तब वो सितंबर में आया था और दिसंबर में कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी आया भी यहीं पर और यहीं पर उसकी समाप्ति भी हो गई। फिर इसके बाद जब ये आता है दोबारा, इसके बाद फिर एक गवर्नर आता है, मीन्स पुर्तगाली गवर्नर बनाया जाता है, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में आता है, 1509 ईस्वी तक रहता है। इसको सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया जाता है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण नीति है, जिसके बारे में क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल नीति। शांत जल नीति का मतलब ये है कि हिंद महासागर में इसका नियंत्रण हो गया था। इसने हिंद महासागर में अपना नियंत्रण कर लिया था। नियंत्रण का मतलब ये है कि वहाँ से ये अपने तरीके से व्यापार करने में सक्षम हो गया था कि अब उसे कोई टैक्स, कोई इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे पूरी जो है वो हिंद महासागर की यात्रा को सुलभ बना लिया था इस जो है पॉलिसी के तहत। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति किसने दिया? किसने दिया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दिया। और इसकी एक जो और जो है विशेषता थी वो ये जो है कि इसने 1508 ईस्वी में, यानी कि 1509 में ये गया, उसके 1 साल पहले 1508 ईस्वी में इसने एक संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़ा को हराया था। यानी कि इसमें जो है 3 बेड़े शामिल थे। एक गुजरात का महमूद बेड़ा था, एक मिस्र सेना और एक तुर्की सेना। इन तीनों को इसने एक साथ हरा दिया था, जिससे ये आगे चलकर अब जब इतना बड़ा काम कर देगा तो फिर मोटिवेट तो होगा ही। फिर ये 1509 ईस्वी में वापस चला जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल वापस जाने के बाद वहाँ से 1509 ईस्वी में दूसरा एक गवर्नर भेजा गया, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आता है 1509 ईस्वी में। और फिर जाता कब है? 1509 ईस्वी में आने के बाद ये जाता है 1515 ईस्वी में। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद ये दूसरा गवर्नर है। इसे ही भारत में पुर्तगाल शक्ति की, यानी पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने अपना जो मुख्यालय है उसे ट्रांसफ़र कर लिया था, यानी कि गोवा से इसे कोचीन कर लिया। कोचीन में अपना मुख्यालय जो इसने जो है ट्रांसफ़र नहीं किया था, ट्रांसफ़र नीनो डी कुन्हा करता है। इसने जो है अपने मतलब मुख्यालय को कोचीन बनाया, मीन्स जहाँ से अपना पूरा काम करेगा, जो कागजी कार्यवाही या फिर अदर चीज़ों की जो लेखा जोखा है वह सारा काम ये अपने मुख्यालय से करेगा, जो मुख्यालय है कोचीन। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक जो विशेषता और थी कि इसने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, उनसे गोवा जीत लिया था। तो ये थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। और इसने फारस के खाड़ी पर स्थित हरमुज को भी अपने अधिकार में 1515 ईस्वी में जाते जाते ले लिया। अब इसने ही स्टार्ट किया था कि पुर्तगाली जो है वो भारतीय स्त्री से विवाह करें, जिससे जो है वहाँ के शासकों से अच्छे
जब यहाँ से जो है विवाह कर लेंगे तो वो एक रिलेटिव हो गए, तो इससे क्या होगा कि संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे संबंध, कि बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे उनको व्यापार में लाभ मिल सकेगा। अब जब ये जाता है 1515 ईस्वी में, इसके बाद आता है 1529 में नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो आता है, तो इसने जो है अपने जो कार्य मतलब मुख्यालय था जहाँ पे इस सारा कार्य करता था, उसे जो है स्थानांतरित करके गोवा में कर दिया। और गोवा में ही इसने 1560 ईस्वी में, मतलब इसने नहीं, पुर्तगालियों ने गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी। पुर्तगाली पूरे साम्राज्य को इसने एस्तादो दा इंडिया का नाम दिया। एस्तादो दा इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को किसने कहा? तो इसका आंसर है नीनो डी कुन्हा ने। और नीनो डी कुन्हा ने एक कार्य और किया था जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये था कि व्यापार नियंत्रण के लिए इसने काफिला व्यवस्था लागू किया। काफिला व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि इनके व्यापारी जहाज़ों पर, मतलब जिनसे ये व्यापार करते थे, उन जहाज़ों पर एक काफिला मीन्स लोगों का समूह होता था जो है रक्षा करता था। रक्षा किससे करता था? कि जो बाहरी आघात ना होने पाए, इन सब चीज़ों से वो रक्षा करता था। इसके बाद आता है कि हम जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हम क्वेश्चन को कुछ MCQs कर लेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है कि उसी के थ्रू हम अपना रिवाइज भी कर लेते हैं और कुछ हमारे MCQs भी हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला MCQ है, सबसे पहला पुर्तगाली कौन भारत आया? तो सबसे पहला कौन आया? ये मैंने बहुत बार बताया है, बार्थोलोमो डियास। तो ये पहुंच ही नहीं पाया भारत, ये तो उत्तमाशांत द्वीप तक ही पहुंचा था। कोलंबस, ये तो भैया निकले थे भारत की खोज करने और चले गए अमेरिका। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो आए हैं काफ़ी बाद में और जो है पहले पुर्तगाली गवर्नर बन के आए हैं, तो इसलिए आंसर कौन सा सही है? वास्को डी गामा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसे भी मैंने बताया है कि वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली यात्री थे। बार्थोलोमो डियास जो भारत तक पहुंच ही नहीं पाए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही जो है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य को कहा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई? तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने अभी अभी किया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, जिसका मतलब तो ये था कि हिंद महासागर में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, जिससे व्यापार सुचारू ढंग से चल सके। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त